प्यारे दोस्तों, आज से मैं पीपीएससी और यूपीएससी के साथ साथ जो तमाम स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं हैं उन सब के लिए प्रारंभिक परीक्षा में उपयोगी जो सामग्री है उसको लेकर एक क्विक रिवीजन सीरीज प्रारंभ कर रहा हूं। यह क्विक रिवीजन सीरीज का प्रारंभ इतिहास विषय से किया जा रहा है और यह इतिहास विषय से करने के पीछे का कारण यही है कि भाई इतिहास विषय के जो संदर्भ हैं वो बीपीएससी की परीक्षाओं में, यूपीएससी की परीक्षाओं में और तमाम दूसरे स्टेट पीसीएस में भी काफी महत्वपूर्ण है ना, काफी वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए यहां से इस विषय को शुरू किया जा रहा है। कई भ्रांतियां भी हैं इस इतिहास विषय के संबंध में कि भाई जो इतिहास का विषय है वो काफी बड़ा है, काफी जटिल है, अति तथ्यात्मक है, कई तरह की बातें इसमें कही जाती हैं। लेकिन इतिहास से इस सीरीज के शुरू करने के पीछे एक मकसद यह भी है कि इस तरह की भ्रांतियों को भी दूर किया जाए और विद्यार्थियों को इतिहास विषय के साथ कनेक्ट किया जाए, जोड़ा जाए। इतिहास एक बहुत ही रुचिकर विषय है, बहुत ही सरल विषय है और मेरा मानना है कि इतिहास में और मैथमेटिक्स में कोई बहुत ज्यादा का अंतर है नहीं। जैसे मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स में क्या है कि क्वेश्चन बना रहे हैं, कुछ दिन प्रैक्टिस छूटता है तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं। तो इतिहास के साथ भी ये बातें कि इतिहास भी रिवीजन खोजता है। अगर आप इतिहास के रिवीजन को छोड़ देंगे तो स्वाभाविक है कि कुछ चीजें आप भूल जाएंगे, आप विस्मरण के शिकार होंगे। तो इन भ्रांतियों को दूर करना भी इस सीरीज का एक मकसद है और इसीलिए इतिहास विषय से इस सीरीज की शुरुआत भी हुई है। इस सीरीज में इतिहास में सबसे पहले मैंने आधुनिक भारत के इतिहास पर फोकस करने का प्रयास किया है। तो आधुनिक भारत के इतिहास को शुरू करने के पीछे भी मेरा एक मकसद है, क्योंकि जब आप परीक्षा का पैटर्न देखते हैं तो सबसे अधिक प्रश्न जो है वो इस सेक्शन से पूछा जाता है, आधुनिक भारत के इतिहास से। तो चूंकि सबसे ज्यादा वेटेज है इसीलिए सबसे पहले इसको कवर कर लिया जाए और फिर इसके बाद प्राचीन भारत और उसके बाद फिर मध्यकालीन भारत की चीजों को भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर राज व्यवस्था है, फिर अर्थव्यवस्था है, फिर भूगोल है, फिर विज्ञान है और उसके बाद फिर बिहार भी हम लोग चर्चा के अंतर्गत लाएंगे जो बिहार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इस सीरीज में वो सारा विषय जो है वो कवर किया जाएगा, वो सारा टॉपिक आपका कवर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स के एक अलग से जो वीडियो होगा वो इस मेधा आईएएस के चैनल पे अपलोड किया जाता रहेगा। आप उसके माध्यम से करंट अफेयर्स को अपडेट कर सकते हैं। जिन लोगों को भी इतिहास विषय या दूसरे किसी विषय के नोट्स की आवश्यकता होगी वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको नोट्स शेयर किया जा सकता है। करंट अफेयर्स के हमारे यहाँ डेली और मंथली दोनों तरह के करंट अफेयर्स पब्लिश होते हैं। डेली करंट अफेयर्स और मंथली मैगजीन भी पब्लिश होती है। आप जिनको भी करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए उनको भी वो करंट अफेयर्स के नोट्स जो है वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उसके लिए कोई कॉस्ट वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो
ये सारी व्यवस्थाएं आपको इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। खासकर से जो सीरीज अभी शुरू हुआ है, इसका मुख्य ध्येय आगामी परीक्षाओं को कवर करना है। जैसे बीपीएससी के अंतर्गत कई सारी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, जैसे बीपीएससी आगे 67वीं की प्रारंभिक परीक्षा होगी, सीडीपीओ की परीक्षा होगी, है ना, या बिहार में एक सचिवालय सहायक की भी परीक्षा होनी है, उसको लेकर भी चर्चा है। तो उसके लिए भी ये सारी चीजें आपके लिए सहायक बनेंगी। इसके अतिरिक्त जेपीएससी की परीक्षा प्रस्तावित है, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, आरपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, ये अंत में यूपीएससी हो, ये सबके लिए ये सीरीज जो है वो लाभदायक बनेगा और आपको लाभ इससे मिलेगा। आज से चूंकि इस सीरीज की शुरुआत हो रही है, इसीलिए जब कोई भी टॉपिक शुरू करना चाहिए तो मेरा मानना यह है कि भाई उस टॉपिक से पहले परिचित हो जाना चाहिए, उस टॉपिक को जान लेना चाहिए कि वह टॉपिक कहना क्या चाह रहा है, उसका क्या ध्येय है ना। तो सबसे पहली चीज हमने शुरू किया है भाई कि आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे पहले तो ये जान ले हम कि भाई इतिहास का क्या मतलब है ना। इस इतिहास विषय का क्या परिभाषा होता है, इसके क्या मीनिंग होते हैं, है ना। तो देखिए, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास। इति का मतलब और हास का मतलब अगर आप निकालोगे तो इसका एक पारंपरिक अर्थ निकलता है, साधारण सामान्य अर्थ निकलता है, और वह यह है कि भाई बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना, यही इतिहास कहलाता है। तो जो भी घटनाएं बीत जाती हैं वो इतिहास के अंतर्गत आती हैं। जैसे कल के लिए हम लोग भी इतिहास बन जाएंगे, है ना। कल हमारा इतिहास होगा, हम भी इतिहास के एक पार्ट हो जाएंगे। तो जो चीजें बीत जाती हैं वो इतिहास है। लेकिन क्या जितनी चीजें बीत जाती हैं सबको इतिहास में शामिल किया जाता है क्या? क्या सबको पढ़ा जाता है क्या? तो इसका एक अगर विशेष परिभाषा निकाला जाए कि भाई इतिहास क्या है, तो सीधा सीधा मतलब होता है कि भाई एक समय विशेष में जो भी घटनाएं घटती हैं, है ना, जो भी चीजें होती हैं, उसका व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। यानी जो कहते पास्ट की घटना है, जो भूतकाल की घटना है, उस पास्ट की घटना का दो बात है। एक तो कह रहे हैं कि व्यवस्थित, है ना, और दूसरा क्रमबद्ध अध्ययन, है ना। व्यवस्थित कहने का मतलब है कि देखिए, जैसे जनजीवन देखते हैं, समाज देखते हैं, तो इसी ना समाज की गतिविधि कल के डेट में इतिहास बनेगी। तो ये समाज जो अपना गतिविधि कर रहा है वह किस रूप में कर रहा है? वह 4 क्षेत्रों में अपनी गतिविधि आमतौर पे करता है, और वह 4 क्षेत्र हैं राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। तो ये 4 क्षेत्र में जो ये समाज अपनी गतिविधि कर रहा है, उसी को अगर हम पढ़ें, यानी व्यवस्थित कहने का मतलब यहाँ क्या है? राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र, है ना। ये व्यवस्थित अध्ययन हुआ किसी भी काल का। क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध का मतलब है एक काल के बाद दूसरे काल का, फिर उसके बाद तीसरे काल का। ये नहीं कि एक बार पढ़ना शुरू किए प्रागैतिहासिक काल और उसके बाद चले आए एक के बार हर्षवर्धन पर, ऐसे नहीं, है ना। ऐसे नहीं कि वैदिक काल पढ़ लिए, पूर्व वैदिक खत्म, अब चलिए मौर्योत्तर पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं। व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन, किसी भी काल को पढ़ें तो उस काल को व्यवस्था से पढ़ें और साथ ही साथ क्रमबद्धता में पढ़ें, तो वही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास की एक और महत्वपूर्ण बात है कि भाई इतिहास में निरंतरता
और परिवर्तनीयता का गुण पाया जाता है ना। निरंतरता और परिवर्तनीयता यानी कंटिन्यूटी और चेंज जो है वो इतिहास में पाया जाता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको, यहां समझिएगा। कह रहा है कि भाई निरंतरता और परिवर्तनीयता का गुण है, तो कैसे है देखिए, मैं उदाहरण लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप हड़प्पा की बात करते हैं, है ना। तो हड़प्पा में जैसे आपने एक चीज पढ़ा कि भाई हड़प्पा में क्या था, तो शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा अपनी नगर नियोजन के लिए ही सबसे ज्यादा जानी जाती है। हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता है, ये पढ़ा। दूसरा आपने क्या पढ़ा कि भाई समाज का जो स्वरूप है, जो अनुमान लगाया गया वह कैसा था, तो समाज मातृसत्तात्मक था, है ना। समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक समाज था। ये दो महत्वपूर्ण बातें आपने हड़प्पा में पढ़ी। ठीक आप उसके बाद देखिए कि जब आप वैदिक पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, वैदिक क्या सारी सभ्यता है क्या? वैदिक पूरी तरीके से कैसी सभ्यता बन जाती है, ग्रामीण सभ्यता, है ना। और वैदिक में समाज का स्वरूप क्या है, तो पूर्व वैदिक काल में तो मातृसत्तात्मक अगर नहीं भी कह रहे हो आप, तो महिलाओं की स्थिति अच्छी है। तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट के संकेत इस पूर्व वैदिक काल में नहीं मिलते हैं। हाँ, उत्तर वैदिक काल में लोहे के आगमन के बाद जब शक्ति में वृद्धि होती है तो महिलाओं की स्थिति में थोड़ी गिरावट आती है। वो उत्तर वैदिक काल में होता है, पूर्व वैदिक काल में वो चीजें नहीं होती हैं। तो देखो अब यहां से समझिए, निरंतरता, एक काल से दूसरे काल में जो चीजें कंटिन्यू की वो कौन सी चीज थी, मातृसत्तात्मक व्यवस्था, इसने कंटिन्यू किया। चेंज क्या कर गया, ये कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा, वैदिक कैसा बन गया, ग्रामीण सभ्यता। कहने का मतलब यहाँ यह है कि भाई इतिहास की यह विशेषता होती है कि इतिहास में निरंतरता और परिवर्तनीयता के गुण पाए जाते हैं। निरंतरता और परिवर्तनीयता की विशेषता पाई जाती है। जब हम इतिहास को भारत के संदर्भ में विभाजित करते हैं तो पढ़ने की सुविधा के अनुसार इतिहास को प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं कब से कब तक, तो शुरू से, जब से पृथ्वी शुरू हुई, जब से मानव शुरू हुआ तब से लेके, और हम पढ़ते हैं हर्षवर्धन की मृत्यु तक, है ना, वहां तक उसको ले आते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं फिर मध्यकाल, मध्यकालीन भारत, उसमें थोड़ा सा पूर्व मध्यकाल का कहानी पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर हम जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेके और औरंगजेब की मृत्यु तक वहां आते हैं। और फिर हम आधुनिक भारत की शुरुआत करते हैं जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। उसके बाद से लेकर और उसके आगे के कालों में नेहरू युग तक भी वो आधुनिक भारत का खंड है। तो ये 3 खंड हमारे पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे पढ़ाई के लिए जरूरी है। इस 3 खंडों में से जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उस दृष्टिकोण की व्यवस्था को देखते हुए हमने जो चीजें आपके सामने रखी हैं वो ये है आधुनिक भारत का इतिहास। मैंने पहले ही आपसे इस बारे में चर्चा कर लिया था कि भाई आधुनिक भारत का इतिहास मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि परीक्षा में सबसे अधिक प्रश्न जो है वो इसी सेक्शन से बनता है, वह इसी सेक्शन से आता है ना। चलिए यहाँ आप देखिएगा कि जो आधुनिक भारत का इतिहास लिखा हुआ है, इस आधुनिक भारत के इतिहास को मैंने 5 खंडों में विभाजित किया है। देखिएगा, खंड नंबर 1, खंड 2, है ना, खंड 3, खंड 4 और खंड 5। 5 खंडों में इस आधुनिक भारत के चीजों को हम लोग देखेंगे।
5 खंड में पहला जैसे है कि भाई आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। छोटा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और प्रश्न भी इससे प्रत्येक परीक्षा में 1-2 प्रश्न रहते ही रहते हैं, है ना, तो इसलिए ये भी जानेंगे। दूसरा है आधुनिक भारत का राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री। उसके बाद है सामाजिक सांस्कृतिक हिस्ट्री, यानी सोशियो कल्चरल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। यहाँ समाज सुधार आंदोलन वगैरह के बारे में आप पढ़िएगा, निम्न जातीय आंदोलन पढ़िएगा, नागरिक और जनजातीय आंदोलन पढ़िएगा, किसान मजदूर आंदोलन जो है वो सब इसी में आएगा। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन का विकास 1857 से लेके और 1947 तक की चीजें यहाँ देखी जाएंगी। और यहाँ व्यक्तित्व के साथ साथ हम 1947 के बाद का भी जो चीजें हैं, 1947 के बाद की जो परिस्थिति है उसको भी देखेंगे, और ये हम लेकर जाएंगे 1964 तक, है ना, यानी नेहरू युग कर लीजिए एक तरह से। तो ये 5 खंडों में आपका यह आधुनिक भारत का इतिहास जो है वह विभाजित है, आधुनिक भारत का इतिहास बटा हुआ है, और इसी स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग इसको पूरा करेंगे। मैं आप सबसे कहूंगा कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उन सब लोगों को मैं ये बात का सजेशन दूंगा कि आप सब लोग इसको जैसे ही ये खंड समाप्त होता जाएगा, जैसे ही ये चैप्टर समाप्त होते जाएंगे, आप लोग घटना चक्र के क्वेश्चन को इस हिसाब से बनाते चलिएगा। घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक सबके पास उपलब्ध होगा, और जिसके पास घटना चक्र के क्वेश्चन उपलब्ध नहीं होंगे, मैं उन सब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सब लोग घटना चक्र के क्वेश्चन बैंक को परचेज कर लीजिए, और घटना चक्र के क्वेश्चन बैंक से आप जैसे जैसे ये चैप्टर समाप्त होता जाएगा आप उसको सॉल्व करते चलिएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, आपकी सारी समस्या का समाधान जो है वो यहाँ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त घटना चक्र के अतिरिक्त भी यदि दूसरे जगह से भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपसे निकल कर आता है या आप बनाना चाहते हैं तो आप लेकर आसानी से उसको बना सकते हैं, आसानी से उसको देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस पहले खंड की बातें, जो है आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, है ना, आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास यानी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए, आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, है ना, जब इस आर्थिक इतिहास को देखा जाता है तो सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग कि जो ब्रिटिश शासन का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा वह क्या था, है ना, वह कैसा प्रभाव रहा ब्रिटिश शासन का। तो सबसे पहले ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटिश शासन का, और उसके बाद जो प्रमुख चीजें इस आर्थिक इतिहास में होंगी, उसके बाद हम लोग देखेंगे
कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण, यानी ब्रिटेन जो हमारे देश में अपने शासन की स्थापना किया, तो आमतौर पे ब्रिटेन, हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 ईस्वी में ही भारत में आई, लेकिन भारत में उसकी शासकीय गतिविधियों में हस्तक्षेप जो है वो 1757 के बाद ही शुरू होता है। तो आमतौर पे जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण हम देखेंगे वो 1757 के बाद ही देखेंगे। तो 1757 से लेके और 1947 ईस्वी तक ब्रिटेन ने इस देश पर शासन करने के लिए अलग अलग व्यवस्था को स्वीकार किया, अलग अलग व्यवस्था को अपनाया, यानी उसने हर समय अलग अलग नीतियां बनाई, है ना, अलग अलग पॉलिसी बनाई। तो वह नीति क्यों बनाई और उसके पीछे क्या मकसद रहा, ये भी थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास इसमें करेंगे, है ना। इसके बाद जो प्रमुख हमारा चर्चा का विषय होगा वह होगा कृषि, एग्रीकल्चर, है ना, जो आर्थिक इतिहास का प्रमुख सेक्टर होगा। इसके बाद होगा उद्योग सेक्टर की क्या स्थिति रही, है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रेलवे का विकास कैसे हुआ उस समय ब्रिटिश शासन काल में। एक महत्वपूर्ण टॉपिक और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण टॉपिक वह है धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। और इन सब का प्रभाव, ये जितना चीज आप पढ़िएगा ये सबका प्रभाव अंत में है, और वह है अकाल। अकाल और कुछ नहीं है, ब्रिटेन के द्वारा जो इस देश में तरह तरह की नीतियां बनाई गई, तरह तरह के पॉलिसी लाए गए, तरह तरह से इस देश के किसानों, मजदूरों, बुनकरों का शोषण किया गया, उसी के परिणाम स्वरूप जो ये घटना घटी उसी को कहा गया अकाल। और इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत के क्षेत्र में पड़ा अकाल प्राकृतिक कम, मानव जनित ज्यादा था, यानी वह कृत्रिम ज्यादा था, मनुष्य के द्वारा उत्पादित अकाल था वो, है ना। खैर वहां पे उसको देखेंगे कि क्यों ऐसा कहा जाता है। अब देखो, ये जो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव है, किसी भी चीज के प्रभाव को कब समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि आज से आप हमारे साथ जुड़े, तो आज के पहले आप क्या थे, और कल जब आप इस बात का मूल्यांकन करिएगा कि हम भाई कल जुड़े हैं और आज क्या हैं, तो यदि आप में कुछ बदलाव हुआ है, आप कुछ हमसे जान गए हैं, तो वह मेरा प्रभाव कहा जाएगा आप पर। तो प्रभाव दोनों हो सकता है, या तो सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है या नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। हो सकता है कि आप हमसे जुड़े तो उससे बहुत बेहतर कुछ जान जाए, आपके जीवन में कुछ अच्छा हो और आप अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे, तो वह आपके जीवन पर मेरा सकारात्मक प्रभाव हुआ। लेकिन यह भी हो सकता है कि आपके जीवन पर या आप हमसे जुड़े और कोई बहुत अधिक फायदा आपको न हो, तो वह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो किसी भी चीज के प्रभाव को समझने के लिए पहले यह जानना होगा कि उस घटना के पहले वह व्यक्ति क्या था, तब पता चलेगा कि उस घटना का उस व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो इसी तरह से अगर ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जानना है, अगर ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव को समझना है, तो इसको समझने के लिए अब हमें क्या जानना होगा कि भाई ब्रिटिश पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, है ना। ब्रिटिश पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसकी क्या दशा थी। वह पिछड़ी हुई थी, विकसित थी, विकासशील थी, आत्मनिर्भर थी, परनिर्भर थी, आयातक थी, निर्यातक थी, कैसी अर्थव्यवस्था थी, है ना।
तो ये जब हम जान जाएंगे कि भाई ब्रिटेन के आने के पहले हम कैसे थे, तब ये बताने में हम ज्यादा सहज महसूस करेंगे कि ब्रिटेन के बाद अगर हम जो रहे हैं वो हमें क्या मिला, ब्रिटेन हमें दे के गया या हमसे लेकर गया, है ना। तो ये तब हम बता पाने में ज्यादा सफल हो पाएंगे और ज्यादा सहजता के साथ इस बात का डिस्कशन भी कर पाएंगे। तो ये जानेंगे इस टॉपिक में कि ब्रिटिश पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। चलिए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण, है ना। देखिए, एक लेखक हैं, उनका नाम है रजनी पाम दत्त और आरपी दत्त कहते हैं उनको। और आरपी दत्त ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है इंडिया टुडे, है ना। वो इंडिया टुडे नहीं जो मार्केट में तुम लोग मैगजीन के रूप में पढ़ते हो, उसकी बात नहीं है। इंडिया टुडे एक पुस्तक लिखी थी आरपी दत्त ने, और उस पुस्तक में आरपी दत्त ने ब्रिटेन के जो 1757 से 1947 तक की नीतियां रही, उस नीतियों को समझा और देखा कि किस तरह ब्रिटेन ने समय समय पर नीतियों में तब्दीली लाई, नीतियों में बदलाव लाया, और उसी के प्रकृति के आधार पे, उसी की टेंडेंसी के आधार पर रजनी पाम दत्त ने जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का काल रहा उसको 3 चरणों में विभाजित किया, है ना। 3 चरण में जो सबसे पहला चरण रहा उसको उन्होंने 1757 से 1813 कहा। दूसरा जो चरण रहा उसको उन्होंने 1813 से 1858 कहा, और तीसरा जो चरण रहा उसको उन्होंने 1858 से 1947 कहा, है ना। देखिए, 1757 से 1813 यह पहला चरण है। इस समय ब्रिटेन अपने प्रारंभिक अवस्था में है, अभी भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करने में उसकी प्रारंभिक अवस्था है, और इसीलिए इस समय कहा जाता है कि ब्रिटेन जो है वह धीरे धीरे व्यापार पर अपना एकाधिकार जमा रहा है। यह वह समय है जब ब्रिटेन यूरोपीय कंपनियों से मुकाबला करके बाहर निकल रहा है और भारतीय चुनौतियों को भी परास्त कर रहा है, और इस प्रकार धीरे धीरे वह भारत के व्यापार पर अपनी मोनोपोली की स्थापना कर रहा है। इसलिए इस 1757 से 1813 के काल को व्यापारिक एकाधिकार का काल कहा गया, है ना। व्यापारिक एकाधिकार के काल के नाम से इसको जाना जाता है। चूंकि आरपी दत्त ने कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के आधार पर इस चरण का बंटवारा किया था, और आप जानते हो कि मार्क्स पूंजीवाद के विरोधी थे, इसीलिए इस प्रत्येक चरण को एक पूंजीवाद के संदर्भ में भी नाम दिया गया है। जैसे 1757 से 1813 का जो काल है, इस काल का एक नाम व्यापारिक एकाधिकार का काल है, जिसका कारण मैंने अभी बताया कि व्यापार पर एकाधिकार की स्थापना का कोशिश ब्रिटेन कर रहा था, और इसको एक पूंजीवाद के संदर्भ में नाम दिया गया, कहा गया वाणिज्यिक पूंजीवाद। उसी तरह से दूसरा चरण है 1813 से 1858। 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है, और उस चार्टर एक्ट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसकी समाप्ति की शुरुआत हो गई, और 2 वस्तुओं को छोड़कर जो चाय और चीन के साथ जो व्यापार था, इसको छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं के व्यापार के लिए अन्य कंपनियों को भी मुक्त कर दिया गया, अन्य कंपनियों को भी फ्री कर दिया गया। इसलिए अब इस काल में व्यापार को फ्री किया जा रहा था, इसलिए इस काल को मुक्त व्यापार का काल कहा गया।
क्योंकि आप देखिए इसी काल में 1833 का भी चार्टर एक्ट आता है और उससे पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया जाता है ना। तो इसको पूंजीवाद के संदर्भ में भी एक नाम दिया जाता है और पूंजीवाद के संदर्भ में चूंकि उद्योगों का विकास इस समय कुछ होता है इसलिए इसको औद्योगिक पूंजीवाद कहते हैं, है ना। 1757 से 1813 वाणिज्यिक पूंजीवाद या व्यापारिक एकाधिकार का काल, 1813 से 1858 औद्योगिक पूंजीवाद या मुक्त व्यापार का काल और 1858 से 1947 यह वह काल है जब ब्रिटेन को यह लग गया कि भाई हमें डायरेक्ट जब यहाँ के लोगों का पैसा लेकर हम ब्रिटेन चले जा रहे हैं इससे यहाँ के लोगों में असंतोष हो रहा है। फलतः उसने क्या किया, कहा कि नहीं यहीं का पैसा लो, पहले यहीं निवेश करो, फिर जो लाभ निकले उसको लेकर जाओ। और उन्होंने क्या किया, इस काल में निवेश यहीं पे बढ़ा दिया। तो यहीं का पैसा और यहीं निवेश, ऐसा थोड़े था कि वो ब्रिटेन से पैसा लाकर और हमारे यहाँ निवेश किए थे, नहीं, हमारे देश से उन्होंने राजस्व के रूप में जो पैसा वसूला था उसी पैसे को उन्होंने इस काल में निवेश किया और उसी को उन्होंने कहा कि ये इन्वेस्ट किया जा रहा है, निवेश किया जा रहा है। इसीलिए इस काल को पूंजी निवेश का काल कहा जाता है और पूंजीवाद के संदर्भ में इसे वित्तीय पूंजीवाद का काल कहते हैं, है ना। तो तीन काल यह रजनी पामदत्त ने बताया है। 1757 से 1813 वाणिज्यिक पूंजीवाद या व्यापारिक एकाधिकार का काल, 1813 से 1858 औद्योगिक पूंजीवाद या मुक्त व्यापार का काल और 1858 से 1947 ये वित्तीय पूंजीवाद या पूंजी निवेश का काल। इन संदर्भों में इसको जाना जाता है, इन संदर्भों में इसको परखा जाता है। कृषि के अंतर्गत यदि आप देखिएगा तो कृषि में ज्यादा कुछ देखना नहीं है, दो ही चीज है। एक तो भू राजस्व बंदोबस्त, है ना, भू राजस्व बंदोबस्त। भू राजस्व बंदोबस्त में आप देखिएगा अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त। और उसके बाद एक टॉपिक है कृषि का वाणिज्यीकरण, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये बस काम खत्म, कृषि खत्म हो जाएगा। फिर उद्योग में, तो उद्योग में पुराने उद्योगों के पतन के कारण और जो छोटे मोटे नए उद्योगों का विकास हुआ वह जान लेंगे, काम खत्म। रेलवे का विकास, रेलवे के विकास के कारण क्या थे और रेलवे के विकास के तीन चरण, है ना, पुरानी गारंटी प्रणाली, प्रत्यक्ष नियंत्रण का काल और नई गारंटी प्रणाली। ये तीन काल देख लेना है। और रेलवे के संदर्भ में विभिन्न लोगों के कथन हैं, जैसे कुछ सहचर पत्रिका का कथन है, मार्क्स का कथन है, तिलक का कथन है ना, जीएस अय्यर का कथन है। ये कई लोगों ने इस रेलवे के बारे में कुछ कहा है और कई बार यूपीपीसीएस वगैरह में इस कथन से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। धन का निष्कासन, निष्कासन का मतलब समझते हो, धन को निकल जाना, यानी भारत से ब्रिटेन के तरफ धन का जाना और उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिलना, यही था धन का निष्कासन। दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत किस किस मद में हुआ और कैसे कैसे हुआ, बस। और फिर अंत में एक अकाल। ये भारत के आर्थिक इतिहास का एक खाका है जो मैंने आपके सामने रखा है, जो मैंने आपके सामने पेश किया है। अब आइए हम शुरू करते हैं कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जो है वह क्या रहा है और उसकी क्या परिस्थिति रही है, क्या उसका संदर्भ है कि भाई कि ब्रिटेन के आने के पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो अगर हम ब्रिटिश पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो ब्रिटेन के आने के पहले भारत की अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, है ना, एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी हमारी।
और हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वह विकासशील अर्थव्यवस्था थी, लगातार विकसित हो रही थी, लगातार उसमें विकास हो रहा था। लेकिन यहां बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि हम एक निर्यातक अर्थव्यवस्था थे, अर्थात भुगतान संतुलन का जो बात था, भुगतान संतुलन हमारे फेवर में था, यानी हम निर्यात ज्यादा करते थे, आयात कम करते थे, है ना। तो भुगतान संतुलन हमारे फेवर में था। इस कथन से तो यह बात प्रमाणित होता है कि ब्रिटेन के आने के पहले भारत की अर्थव्यवस्था एक सुखद दौर में थी। एक लेखक है डेनियल डेफो, और डेनियल डेफो ने एक रचना रची है, उसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। डेनियल डेफो की रचना रॉबिन्सन क्रूसो में ये कहा गया है, ये कहता है डेनियल डेफो कि यूरोपीय लेखक है वो, और उसके इस लाइन को, इस कोट को समझिएगा। इस कोट से इस बात का पता चलेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था का प्रभाव कहां तक था। कहता है डेनियल डेफो अपने रॉबिन्सन क्रूसो में कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो वहां से कपड़े आए हैं, यानी जो वस्त्र का निर्यात किया गया है, उस संदर्भ में वो एक लाइन लिखता है और कहता है कि भारतीय कपड़े हमारे घरों, हमारे अलमारियों, हमारे सोने के कमरों में घुस गए हैं। कहने का क्या मतलब है कि यूरोप में अधिकतर किन जगहों के कपड़े का प्रयोग होता था? भारत के कपड़े का प्रयोग होता था, भारत के कपड़े का इस्तेमाल होता था, है ना। और भारत से वह कपड़ा जो है वह निर्यात होकर जाता था कहाँ? यूरोप के देशों में, और वे लोग इन्हीं कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। आगे आप पढ़िएगा, मार्क्स भी आगे कहता है कि जब ब्रिटेन के लंकाशायर और मैनचेस्टर के सूती वस्त्र को लाकर और भारतीय उद्योगों को खत्म कर दिया जाता है और यहाँ पर उन कपड़ों को विस्तारित कर दिया जाता है, उन कपड़ों का प्रसार कर दिया जाता है, तो उस संदर्भ में मार्क्स कहता है कि सूती कपड़ों के घरों में सूती कपड़ों की भरमार कर दी गई है। इन सब स्टेटमेंट से ये बातें प्रमाणित होती है कि भाई अंग्रेजों के आने के पहले भारत की अर्थव्यवस्था एक सुखद दौर में थी, और न केवल सुखद थी, सबके पास संपन्नता थी, और सबसे बड़ी चीज भुगतान संतुलन हमारे फेवर में था, और हम विकासशील अर्थव्यवस्था थे। अब जब ब्रिटेन जाएगा 1947 में, तब आपसे अगर कोई पूछे कि भाई अब प्रभाव क्या है, तो अब प्रभाव बताने में आपको सहूलियत होगा कि कैसे उसके आने के पहले हम निर्यातक थे, जाने के बाद आयातक बन गए। उसके आने के पहले हम आत्मनिर्भर थे, जाने के बाद परनिर्भर बन गए, है ना। उसके आने के पहले हम विकासशील थे, उसके जाने के बाद हमारी स्थिति अल्प विकसित की हो गई। तो ये तमाम ऐसे तुलना हैं जो इस संदर्भ के बाद आप कर सकते हैं और एक बेहतर निष्कर्ष जो है वह प्रतिपादित कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा डेनियल डेफो का कथन रॉबिन्सन क्रूसो नामक पुस्तक में। अब आर्थिक इतिहास का दूसरा पहलू ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण। मैंने पहले ही बताया कि आरपी दत्त की एक पुस्तक है इंडिया टुडे, और उसी में इन 3 चरणों की व्याख्या है। इन 3 चरणों की व्याख्या आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराई जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।